Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. The very first article here is Justice B.R. Gavai takes over as CJI for a 6-month tenure. यहाँ इनका जो tenure रहेगा वो 6 months का ही रहेगा. तो इससे कुछ जो बातें हैं इस आर्टिकल से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. एंड फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू इन जीएस पेपर 2 एंड ऑल्सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन प्रीलिम्स. राइट, तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन ऑफ दिस आर्टिकल. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अपॉइंटमेंट है सीजेआई की, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इट इज डन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. राइट, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द लिविंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो अभी रिटायरमेंट ले रहे हैं वो एक नाम सजेस्ट करके जाते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इनको अपॉइंट कर सकते हैं फॉर एज द फ्यूचर सीजीआई, एज द न्यू सीजीआई. तो जब यहां पर ये सजेशन दिया जाता है, इट इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. मैंने एक वर्ड यहां पर बोला है, दैट इज सीनियोरिटी. तो आपको लगेगा कि सीनियर होना मतलब क्या आप एज में बड़े होंगे इसीलिए आप सीनियर हैं? नो. तो जब भी हम बात करते हैं जुडिशियरी की एंड उसमें सीनियोरिटी की बात आती है तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, कि आपने कितने साल यहां पर एज अ जज, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आप एज अ जज अपॉइंटेड रहे हैं. तो ये सीनियोरिटी के बेसिस पर किसी भी जज को यहां पर रिकमेंड किया जाता है फॉर द फ्यूचर सीजेआई. एंड यू मस्ट ऑल्सो टेक this point here कि जो जस्टिस गवाई हैं, he is the first बुद्धिस्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यहां पर पहले बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अब मिले हैं. ऑल्सो यू मस्ट नो कि अभी तक कोई भी विमेन सीजेआई यहां हमें नहीं देखने को मिली है. इन द नियर फ्यूचर इट माइट बी पॉसिबल, बट फॉर नाउ वी हैव नॉट हैड एनी विमेन सीजेआई. आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी विमेन सीजेआई रही हैं, तो आपको जवाब देना है कि अभी तक कोई भी विमेन सीजेआई नहीं रही है. इफ वी टॉक अबाउट दी टेन्योर, तो टेन्योर यहां पर फिक्स्ड नहीं रहता है. टेन्योर फिक्स्ड नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो हम यहां पर फिक्स कर सकते हैं, दैट इज 65 इयर्स ऑफ एज. ये रहेगी 65 ईयर जो एज है, दैट इज फॉर ऑल दी जजेस एंड सिमिलरली दिस इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. राइट, जब हम हाई कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो यहां पर 5 हटा के हम 2 लिख देते हैं, दैट इज 62 इयर्स. राइट, देन इसके बाद यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में बात करी गई है इनके अपॉइंटमेंट की. तो आर्टिकल 124 टॉक्स हियर अबाउट द अपॉइंटमेंट, अबाउट द रिमूवल. राइट, रिमूवल की अगर हम बात करें तो रिमूवल कौन करता है? रिमूवल भी प्रेसिडेंट ही करता है. रिमूवल कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है. सिर्फ 2 क्राइटेरियाज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, दैट इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. 2 ही ये ग्राउंड्स दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो मेन आइडिया यहां पर है कि मेंशन तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन क्या ये डिफाइंड है कि मिसबिहेवियर क्या होगा एंड इनकैपेसिटी क्या होगी? नहीं. तो जो आपसे पूछा जाएगा कि रिमूवल ग्राउंड्स जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वो करते तो प्रेसिडेंट हैं, लेकिन वो जो ग्राउंड्स हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, वो मेंशन्ड नहीं है. मेंशन्ड है लेकिन वो डिफाइंड नहीं है. उनका जो क्राइटेरिया है दैट इज लेफ्ट फॉर द जुडिशरी, राइट. नेक्स्ट, अगर हम यहां पर अपना पॉइंट डिस्कस करें तो क्वालिफिकेशन कैसे है, कैसे आप यहां पर देखेंगे कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होती है. तो 5 इयर्स तक आप हाई कोर्ट के जज रहे होने चाहिए. किसी भी हाई कोर्ट के जज आप 5 साल तक रहे हो, या फिर 10 साल तक आप क्या रहे हो? एडवोकेट रहे हो. 10 साल तक आप किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, या फिर आप एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहे हैं. डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहे हो, तो डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट की अगर मैं बात करूं तो कोई भी ऐसा इंसान जिसको बहुत एक्सेसिव नॉलेज है, बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है लॉ के फर्म में, तो वहां पर उनको भी कंसीडर किया जा सकता है एज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग हिम और हर एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. राइट, तो दिस इज इंपॉर्टेंट एज एन आर्टिकल. तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अभी जो लिविंग ऑफ जो सीजीआई हैं उनका नाम है संजीव खन्ना, एंड उससे पहले जो 50th जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो डीवाई चंद्रचूड़ थे. राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए इस टाइप की बातें. ओके जी, सो दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके,
या दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमें दो नाम याद रखने हैं, कभी भी प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। एज यू ऑल नो, ऑपरेशन सिंदूर में हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है, राइट। S-400 ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इसमें यहां पर बात करी गई है स्पेसिफिकली about indigenous weapon system। S-400 is not indigenous। S-400 कहां से लिया गया है, कौन सी कंट्री से लिया गया है, रशिया से। लेकिन इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम ने भी यहां पर बहुत ही बखूबी अपना रोल प्ले किया है, एंड जो यूजर्स थे उनको एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतना रिमार्केबल यहां पर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी। तो दो चीजों का यहां पर डिस्कशन किया गया है, दो नाम यहां पर डिस्कस किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको देखने को मिलेगा दैट इज आकाश, आकाश तीर, आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर सिस्टम। तो इसने एयर डिफेंस दिया है। ये डेवलप किसने करा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, बेल ने इसको डेवलप किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो आकाश तीर है, यहां पर आपको दिखेगा दैट इज आकाश तीर। आकाश तीर क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है, राइट। दूसरा जो नाम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है दैट इज एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, IACCS। ये भी हमारा इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम है। दोनों ही जो डिफेंस सिस्टम है ये डेवलप किए गए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से। इन फ्यूचर हम प्रीलिम्स में ये नाम देख सकते हैं, या मेंस में आपसे एयर डिफेंस सिस्टम की इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जा सकता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज एयर डिफेंस सिस्टम इन प्रेजेंट एरा ऑफ द वॉर, ऑफ द एस्केलेटेड सिचुएशंस। तो इसके लिए आपको ये दो नाम पता होने चाहिए। साथ में इसमें आपने क्लब करना है S-400। S-400 इज अ एयर डिफेंस सिस्टम विच हैव बीन टेकन फ्रॉम द रशिया, राइट। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले भी यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुका है, डायरेक्टली आपको बस नाम दे दिया जाता है और पूछते हैं ये है क्या। आपसे पूछ सकते हैं आकाश क्या है, एयर डिफेंस है, या कोई ये ड्रोन है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं ये कोई सैटेलाइट है, क्या है ये, कोई एयरक्राफ्ट है, जेट है, क्या है ये, राइट। तो आकाश से आपको लगेगा कि स्पेस सैटेलाइट भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आकाश तीर अगर आपके सामने मेंशन है तो यू मस्ट नो दैट इट इज एयर डिफेंस सिस्टम, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहां पर दो डेफिनेशंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो बर्थ रेट की बात करी गई है, क्रूड बर्थ रेट यहां पर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लाइव बर्थ्स हुए हैं, ओवर 1000 लाइव, जितने भी यहां पर क्रूड बर्थ्स, लाइव बर्थ पर 1000 पीपल इन दी पॉपुलेशन, 1000 लोगों पर कितने नए लाइव बर्थ हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। तो यहां पर एक जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, जस्ट अ सेकेंड, जो यहां पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, ये स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट इसने दी है, SRS की जो रिपोर्ट है, जिसने किसने रिलीज करी है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने लास्ट वीक ये रिलीज करी है। 2021 की ये रिपोर्ट है। उसके अकॉर्डिंग यहां पर दर्शाया गया है, यहां पर बताया गया है कि जो बर्थ रेट है, किसका बर्थ रेट है, दिल्ली का बर्थ रेट है, केरला का बर्थ रेट है, तमिलनाडु का, ये नेशनल एवरेज जो गिर रही है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमारा बर्थ रेट की जो एवरेज है वो डिक्लाइन हो रही है। बर्थ रेट अब बढ़ नहीं रहा है, वो डिक्लाइन कर रहा है। नेशनल एवरेज की बात कर रही हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दी स्टेट्स इंडिविजुअली। वो इंडिविजुअली आपको इस आर्टिकल में रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, एंड नोबडी इज इवन गोइंग टू आस्क यू इंडिविजुअल स्टेट्स के बारे में। अदर इफ देयर इज सम स्टेट सर्विस, उसमें पूछ सकते हैं, बट अदरवाइज यहां पर आपसे एवरेज के बारे में बात की जाती है। तो जो नेशनल एवरेज है उसमें बर्थ रेट डिक्लाइन ही कर रहा है। लेकिन इन केसेस ऑफ तमिलनाडु, इन केसेस ऑफ केरला, इन केसेस ऑफ दिल्ली, तो जो नेशनल एवरेज डिक्लाइन कर रही है उससे दुगने रेट से इन एरियाज में जो पॉपुलेशन है, जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है। एंड दिस इज अलार्मिंग। यू मस्ट बी थिंकिंग कि फिर तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो ही रही है, इससे तो बहुत अच्छी बात है, बट नो, एक तरीका, एक फेस्ड मैनर में जब अगर डिक्लाइन करती है पॉपुलेशन, जो बर्थ रेट है, दैट इज गुड, दैट इज हेल्दी फॉर नेशन। लेकिन अगर हम बात करें जो दिल्ली वाला एरिया है एंड तमिलनाडु, तो उसमें डबल से अगर ये बर्थ रेट डिक्लाइन हो रहा है तो इट इज अ लिटिल अलार्मिंग फॉर द गवर्नमेंट, राइट। तो यहां पर इसी के बारे में बात करी गई है। लेट्स सी हियर। तो जो डेटा है उसमें हमें बताया गया है कि जो इंडिया का क्रूड बर्थ रेट वाज 19.3 2021 में, जो ड्रॉप किया है 1.12% से, हर साल गिर रहा है। 2016 से 2021 में हर साल 1.12% से गिरता आ रहा है। लेकिन जो हमने 3 एरियाज की बात करी है, तमिलनाडु की बात करें तो उसमें 2.35% से डिक्लाइन कर रहा है, एंड दिल्ली की बात करें तो 2.23% से, केरला की बात करें तो 2.05% से
यहाँ पर डिक्लाइन कर रहा है. तो दिस इज द रिपोर्ट विच शोज द क्रूड बर्थ रेट, राइट. सेंसस अभी देखो नहीं हुआ है, दैट इज ट्रू, लेकिन ऐसे सैंपल रजिस्ट्रेशन, ऐसे हमारे जो सर्वेज हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो आती रहती हैं जिसमें हमें कभी टोटल फर्टिलिटी रेट डिस्कस करने को मिल जाता है, डेथ रेट है, बर्थ रेट है. सो दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग अबाउट स्पेसिफिकली द क्रूड बर्थ रेट, राइट. यहां पर देखने को मिला है स्लोएस्ट रेट ऑफ डिक्लाइन हुआ है, लेकिन सबसे स्लोएस्ट रेट किसमें मिला है? डिक्लाइन हो रहा है. मैं दोबारा ये बात बोल रही हूं, डिक्लाइन तो हो रहा है, लेकिन सबसे स्लो डिक्लाइन हुआ है वो हुआ है राजस्थान में. उत्तराखंड में लेकिन इकलौती एक ऐसी स्टेट है जिसमें बर्थ रेट बढ़ा है, इसमें डिक्लाइन नहीं हुआ है. इसीलिए मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हम एवरेज की बात करते हैं, नेशनल एवरेज की. तो ऑन एन एवरेज, नेशनल एवरेज की बात करें तो डेफिनेटली जो हमारा बर्थ रेट है वो डिक्लाइन कर रहा है. लेकिन अगर हम उत्तराखंड जैसे स्टेट की बात करें तो उसमें क्या है, हमारा जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज किया है, राइट. देन उसके बाद जो दूसरी स्टेट्स हैं, साउदर्न स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, इन सब में क्या है, हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, राइट. एसआरएस इज द लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सर्वे है. जो हम एसआरएस रिपोर्ट की बात करें, ये लार्जेस्ट सर्वे है, जिसका मतलब, जिसका जो मकसद है वो क्या है, टू प्रोवाइड एनुअल एस्टिमेट ऑन फर्टिलिटी, कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, मोर्टालिटी इंडिकेटर्स, इन सब के ऊपर, जैसे डेथ रेट है, बर्थ रेट है, इन सबको इंडिकेट करता है, राइट. अपार्ट फ्रॉम साउदर्न स्टेट, जैसे दूसरी स्टेट्स की अगर हम बात करें, यहां पर हिमाचल की, हरियाणा की बात करी गई है, जम्मू कश्मीर की, पंजाब बर्थ रेट डिक्लाइनिंग ऑलमोस्ट एट द सेम रेट एज नेशनल एवरेज. तो पंजाब, पीसीएस में पूछा जा सकता है आपसे कि जो बर्थ रेट है, क्या जो नेशनल एवरेज है उससे बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, किस उसके एवरेज पे, जो नेशनल एवरेज है उतना ही एवरेज पे यहां पर पंजाब का भी जो बर्थ रेट है या वो डिक्लाइन कर रहा है, राइट. देन रजिस्टर्ड बर्थ भी यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं. कुछ स्टेट्स की बात करी गई है, स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इनमें जो रजिस्ट्रेशन है बर्थ की वो इंक्रीज करी है. लास्ट में ये जो आपका आर्टिकल है, इस लास्ट पैराग्राफ है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर आपसे बात करी गई है टीएफआर की एंड जीआरआर की. यहां पर बात करते हैं टीएफआर एंड जीआरआर की, राइट. सबसे पहले हम देख लेते हैं, टीएफआर का मतलब होता है टोटल फर्टिलिटी रेट एंड जीआरआर का मतलब होता है ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. दो वर्ड्स आपको यहां पर नए सीखने को मिलेंगे, दैट इज टीएफआर इज टोटल फर्टिलिटी रेट एंड दैट इज ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट. टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ये एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी बोर्न पर वुमन ड्यूरिंग हर एंटायर स्पैन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज. जितना रिप्रोडक्टिव एज ऑन एन एवरेज हम लेते हैं 49 ईयर्स तक, 50 ईयर्स तक, 15 टू 49 ईयर्स ऑफ एज, जो वुमेन की एक फर्टाइल एज होती है, उसको जब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कितने बच्चे पैदा होने की संभावना है वो दिखाता है टोटल फर्टिलिटी रेट. बट जब हम बात करते हैं ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट का, तो इसका मतलब है किसी भी, कितनी डॉटर्स पैदा हुई हैं, नंबर ऑफ डॉटर्स ईच वुमेन हैज. मतलब क्या है कि किसी भी औरत की कितनी बेटियां हुई हैं और वो रिप्रोडक्टिव एज तक जिंदा हैं एंड दे आर एबल टू गिव बर्थ टू न्यू वंस, राइट. मैं दोबारा इसको समझाती हूं. ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है? ग्रोस रिप्रोडक्टिव रेट वो रेट है कि कितनी बेटियां पैदा हुई हैं किसी भी औरत को, जो आगे जाके चिल्ड्रन बियर कर रही हैं, तो वो दिखाता है जीआरआर. तो यहां पर मैं इंग्लिश में आपको एक बार बता देती हूं. जीआरआर रेफर्स टू द एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स ईच वुमन हैज हु सर्वाइव टू रिप्रोडक्टिव एज एंड हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन. उनके भी आगे जाके बच्चे हो गए हैं, हो रहे हैं, हो सकते हैं, वो कितने लंबे समय तक वो जीवित हैं. जैसे अगर यहां पर कोई वुमन है, उसकी बेटी पैदा हुई है एंड देन शी हैज बीन मैरिड एंड शी हैज गिवन बर्थ टू अ न्यू वन, तो वो डिफाइन करता है जीआरआर कि उन्होंने कितनी ऐसी बेटियों को पैदा किया है. हो सकता है कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ जो बच्चियां हैं वो बिफोर रिप्रोडक्टिव एज या बिफोर गिविंग बर्थ टू न्यू वंस उनकी डेथ हो जाती है, तो वो काउंट नहीं होंगी जीआरआर में. जो नए अपने बच्चों को पैदा कर सकती हैं, ऐसी बेटियां यहां पर कैलकुलेट, ऐसी वुमेन की बेटियां कैलकुलेट यहां पर करी जाती हैं, राइट. तो ये आपसे डायरेक्टली इसमें पूछा जा सकता है जीआरआर क्या है. अब की बार जैसे टीएफआर के बारे में पूछ लिया था यूपीएससी ने 2024 में, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जीआरआर क्या है, राइट. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके, this article is important for today.
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड इंडिया डेवलप्ड जीनोम एडिटेड राइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ। यहाँ पर इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जीनोम एडिटिंग एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डिफरेंस समझाया हुआ है। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू गिव दिस आर्टिकल अ रीड बाय योरसेल्फ आल्सो एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल फ्रॉम दिस वीडियो, राइट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है दैट इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री, सबसे पहली ऐसी हम कंट्री बन गए हैं जिन्होंने जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके नई राइस वैरायटीज बना दी हैं, राइट। जैसे कि हम बात करें, बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप राइस वैरायटीज यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। एंड दीज सीड्स विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग, ये बोल रहे हैं कि अभी 6 महीने में सारे जो क्लियरेंसेस हैं वो लेने के बाद फिर हम फार्मर्स को ये सीड्स बांट सकते हैं एंड नेक्स्ट 2 to 3 क्रॉप सीजन्स में हम एक हाई प्रोडक्टिविटी राइस के फील्ड में देख पाएंगे। तो अब जो ये नई वैरायटीज हैं, आपसे डायरेक्टली इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेट है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ऑफन सीन इन न्यूज DRR धन 100 एंड यू कैन से आल्सो नोन एज कमला, ये हम आर्टिकल पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं अगर आपने रेगुलरली वीडियोस फॉलो करी हैं तो। एंड पूसा DST राइस 1 विच वाज डेवलप्ड फ्रॉम दी, ये मैं आपको बाद में अभी बताऊंगी। सबसे पहले हमें यहां पर देखने को मिलता है दैट, सबसे पहले हमने यहां पर देखा है 2 नाम दिखाए हैं, DRR धन 100 एंड दूसरा है यहां पर पूसा DST राइस 1, 2 नाम आपको देखने को मिलेंगे, DRR धन 100 को कमला। तो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये वैरायटी किस चीज की है, ये क्या है, आपसे पूछा जा सकता है क्या चीज है ये, तो ये आपने बताना है। दीज आर दी जेनेटिकली इंजीनियर्ड या जेनेटिकली एडिटेड यहां पर राइस वैरायटी है ये, ठीक है। DRR धन 100 को कमला के नाम से भी जाना जाता है एंड सेकेंड इज पूसा DST राइस 1, राइट। अब ये जो DRR धन 100 है इसको कौन सी वैरायटी से बनाया गया, देखो 2 चीजें हैं यहां पर, एक है जेनेटिकली मॉडिफाइड, एक है जेनेटिकली एडिटेड, राइट। जब हम जेनेटिकली एडिटेड की बात करते हैं तो इसमें 2 एंजाइम का जिक्र किया गया है, SDN1 एंड SDN2, राइट। यहां पर इन न्यूक्लियस का जो ये न्यूक्लियस हैं यहां पर इनकी बात भी करी गई है, मैं आगे इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगी आपसे। तो जब आप यहां पर अपने ही राइस की, मान लो ये राइस का एक सीड है, इस राइस का एक सीड में हमने इसी को यहां से कट करके एडिट करके या दूसरे राइस की एक वैरायटी यहां पर इसका जीन लेके इसमें ऐड कर दिया है, इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, जेनेटिकली एडिटेड। और जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलते हैं तो उसमें कोई फॉरेन जीन हम लिखते हैं, कोई फॉरेन जीन हम उसमें ऐड करते हैं। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि जो ये कमला है एंड पूसा DST राइस 1 है, इसमें हमने कोई भी फॉरेन जीन नहीं ऐड किया है एंड दैट इज व्हाई वी हैव बिकम द फर्स्ट कंट्री जिन्होंने जेनेटिकली एडिटेड राइस वैरायटी को यहां पर जन्म दिया है, यहां पर बना लिया है, राइट। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं कौन सा, खुद में कौन से उनको ट्रीट किसमें एडिटिंग करी गई है, तो जो ये कमला राइस है इसको डेवलप किया गया है एक HYV था, हाई यील्डिंग ग्रीन राइस सांबा मसूरी, इनसे बनाया गया है, सांबा मसूरी से। एंड DST राइस 1 को किससे बनाया गया है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम मारुटेरू 1010 वैरायटी से, राइट। इन दोनों में एडिटिंग करी है एंड देन ये क्या बनाया गया है, ये जेनेटिकली एडिटेड राइस का जो सीड की वैरायटी है वो बनाई गई है। फिर यहां पर बोला गया है कि इनसे क्या होगा, अभी पेक्यूलरिटीज क्या है, अकॉर्डिंग टू ICAR इंक्रीज इन फूड डिमांड बढ़ रही है, चैलेंजेस हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से एंड इंक्रीजिंग बायोटिक स्ट्रेसेस बढ़ रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या है, पेस्ट अटैक हो रहा है, क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो यहां पर हमने क्या डेवलप कर दिया है, हमने हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड न्यूट्रिशनली रिच क्रॉप वैरायटीज को जन्म दिया है। कमला की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई यील्ड देंगे, ड्रॉट टॉलरेंस भी है कि बाय चांस अगर पानी नहीं है इतना अवेलेबल इरिगेशन के लिए, यू नो दैट राइस को उगाने के लिए बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी में वाटर की जरूरत रहती है, राइट। यू कैन से कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 3000 लीटर भी पानी लग सकता है, 3 से 4000 लीटर पानी लगता है। तो कमला है शोन सुपीरियर यील्ड, ड्रॉट टॉलरेंस, हाई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, कि जितना यहां पर अगर हम यहां पे कोई फर्टिलाइजर डाल रहे हैं या अगर जमीन में नाइट्रोजन है तो उसको यूज कर सकते हैं एफिशिएंटली, और 20 दिन पहले ही वो क्रॉप हम कल्टीवेट कर सकते हैं। 20 डेज का एक रिलीफ पीरियड भी यहां पर हमें देखने को मिलता है एंड इससे क्या
है, जो यील्ड है वो भी बढ़ रही है, राइट। दूसरी अगर हम बात करें पूसा डीएसटी राइस 1 की, तो ये भी यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ा के दे रही है। एंड जो इनलैंड सैलिनिटी स्ट्रेस है कि सलाइन वाटर है, उसके साथ भी यहाँ पर ये क्या करता है, डील करता है, उसको भी यहाँ पर ये टॉलरेट करता है। सो इस तरीके से हमने यील्ड को भी बढ़ा लिया, ड्रॉट टॉलरेंस को भी देख लिया, क्लाइमेट चेंज का जो इंपैक्ट है उसको भी हमने डील कर लिया है, साथ में पेस्ट अटैक को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है, मैंने आपको अभी अभी ये बताया था कि इसमें दो जो टेक्नोलॉजी है वो यूज किए गए हैं, दो एंजाइम। देखो एडिटिंग में ना हम एंजाइम्स यूज करते हैं, अगर हम बात करें ह्यूमन जीन एडिटिंग की तो उसमें भी हम एंजाइम ही यूज करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है, क्रिस्पर 9 है, ठीक है, Cas9 उसको हम बोल देते हैं, ये बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, काट देंगे जीन को उधर उस प्लेस से, स्पेसिफिक प्लेस से, हम उसको डिजाइन ऐसे करते हैं कि वो कटिंग में काम आता है, एडिटिंग में काम आता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कैची चल रही है कोई, राइट, ये क्या है, एंजाइम्स हैं जो वहां से एडिटिंग कर देती हैं, राइट। इसी तरीके से यहां पर भी दो एंजाइम्स हमने यूज करी हैं। कभी भी आपको अगर नाम के पीछे एज लिखा हुआ दिखे तो समझ जाना है एंजाइम की ही बात कर रहे हैं। तो SDN1 SDN2 आपसे ये भी पूछा जा सकता है, रिसेंटली SDN1 एंड SDN2 have been used in editing a type of variety of a crop, variety of crop। तो वो कौन सी क्रॉप है, तो राइस को यहाँ पर इसमें हमने इस्तेमाल किया है, डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है। अच्छा, इनकी फुल फॉर्म क्या है, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 2। कहते हैं कि जब साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस 1 है, इसमें हमने क्या किया है, सिंपल ट्रिमिंग करी है, सिंपल काटा है। जब हम SDN2 की बात कर रहे हैं, इसमें हम यही बोल रहे हैं कि जो ओरिजिनल चावल था उसका कोई जीन लेके इसमें हमने इसी नई वैरायटी को बस एक चीट शीट दे दिया है, मतलब एक कॉपी दे दिया है कि सीजर को कि आपने ऐसा ऐसा बनाना है, वैसा वैसा उन्होंने बना दिया है। कोई भी एडिशन नहीं किया है हमने यहाँ पर बाहर का जीन का, क्योंकि जो एडिशन की अगर हम बात करें, एडिशन में यूज होता है SDN3। यहाँ पर एडिशन में क्या यूज हो रहा है, SDN3। जो इसमें क्या करते हैं, हम फॉरेन जीन ऐड करते हैं अदर वेराइटी से और उनको इंटीग्रेट करते हैं ताकि जो वेराइटी है वो इंप्रूव हो। SDN1 क्या करता है, साइंटिस्ट मेक अ कट एंड द रिपेयर इज डन ऑटोमेटिकली, काट देंगे और रिपेयर होते होते एक नए तरीके की एडिशन यहाँ पर हमें अपने आप ही देखने को मिलेगी, नेचुरल है, वो राइस में अपने आप ही होती है, राइट। दूसरा है SDN2 में क्या कर रहे हैं, गाइडेंस हम दे देते हैं सेल को ताकि वो खुद से रिपेयर दे या सेल वो उसको कॉपी करना शुरू कर दे। हम बता देते हैं ये तरीके की हमें रिपेयरमेंट चाहिए, उसमें क्या है, ऑटोमेटिक रिपेयरमेंट है 1 में। 2 में क्या है, हम बता रहे हैं उसको कॉपी, उसको एक चीट शीट दे रहे हैं, कॉपी दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपने बनाना है। लेकिन SDN3 में क्या है, हम फॉरेन जीन इसमें ऐड कर देते हैं और इसकी वजह से ये हो जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। लेकिन हमने SDN3 इसमें यूज नहीं किया है, हमने सिर्फ SDN1 एंड 2 ही यूज किया है, राइट तो इसी पे सवाल उठेंगे कि आप कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को कैसे अलाउ कर सकते हैं, बिकॉज इनके ऊपर क्या है, रिसर्च बहुत ज्यादा नहीं हुई है। रिसर्च नहीं होने की वजह से जो स्टडी है वो नहीं है हमारे पास, एंड वी डू नॉट नो कि जब ह्यूमन इनको इनटेक करेगा तो उसके जेनेटिक मेकअप पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती, कैंसरस सेल डेवलप हो सकते हैं नहीं सकते। लॉन्ग रन में शॉर्ट टर्म स्टडीज तो सबके पास है, बट लॉन्ग रन स्टडीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई बहुत सारे लोग इनसे दूर भागते हैं, बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स है इनको अप्रूव नहीं करती हैं, बिकॉज दे कैन हार्म अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पर कोई एडिशन किया ही नहीं है, बाहर का एडिशन है ही नहीं, वही चावल है, अपने आप ही रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप ही उसमें चीट शीट देके अपने आप ही नई एडिशन वेराइटी अपने आप ही वो जनरेट कर रहे हैं। सो दैट इज वाई इट हैज बीन क्लियर्ड। तो यहाँ पर थोड़े से क्लियरेंसेस जो बाकी हैं उसको करने के बाद फार्मर्स को दे दिया जाएगा ये सीड वेराइटी, एंड फिर यील्ड, बम्पर यील्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रिसीजन म्यूटेशन हमने यूज किया है जिसमें सेवरल कंट्रीज उसको अलाउ करते हैं, उसको जो जीएम क्रॉप्स के ऊपर जो भी यहाँ पर रेगुलेशंस लगाई जाती हैं वो रेगुलेशंस SDN1 SDN2 के थ्रू एडिटिंग में यहाँ पर यूज नहीं किया जाता है, राइट। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं। ऑब्जेक्शंस की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्शंस यहाँ पर यही बताए गए हैं कि जो फार्मर्स है वो कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। बहुत बार बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि ऐसा सीड हमने निकाल दिया है जो आपकी यील्ड भी बढ़ाएगा। अब ड्रॉट टॉलरेंस, अगर आपने इरिगेशन, आपके पास अच्छा वाटर सप्लाई नहीं है तो भी आप इसको उगा सकते हैं, बट नाउ दिस टाइम वी वांट अकाउंटेबिलिटी एंड वी आल्सो वांट ट्रांसपेरेंसी, कि आपने जिस तरीके से ये बोल रहे हो उसी तरीके से क्या आपने ये बनाया है, राइट। तो यहां पर आपको कहीं पर दिया हुआ है अबाउट द ऑब्जेक्शंस, जस्ट अ सेकेंड।
ओके यस हियर, तो यहाँ पर क्या मांग कर रहे हैं, डिमांड अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट डेटा की बात कर रहे हैं, एंड टेक्नोलॉजीज टेस्टेड इन आवर फील्ड्स। बस ऐसे पॉलिश मार के ऐसे बातें नहीं करनी है, आपने क्या करना है, हमारे फील्ड में टेस्ट करके दिखाओ, साथ में हमें अकाउंटेबिलिटी दो, साथ में हमें ट्रांसपेरेंट डेटा की अवेलेबिलिटी भी कराओ, बताओ हमें कि ये कैसे बना है। आई एम नॉट सेइंग कि ये प्रोसेस बताना है, हमें बस ये बताना है कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड तो नहीं है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। साथ में यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट है वो कह रहे हैं कि इसमें झूठ हमें दिखने को मिल रहा है, फॉल्सिफाइड रिपोर्ट से इसमें कहा जा रहा है कि इसमें मॉडिफिकेशन भी है, बट इसको एक अप्रूवल के लिए इसमें बस एक ये आउटर व्यू दिया हुआ है कि जेनेटिकली सिर्फ एडिटेड है, SDN3 यूज नहीं किया है, लेकिन इसमें SDN3 यूज किया गया है, ये भी क्लेम्स दिए गए हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर रेगुलेशन, प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हमारा GEAC जेनेटिकली इंजीनियर अप्रेजल कमेटी जो यहाँ पर अप्रूव करती है, वो उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस में रिसर्च करने की जरूरत है, देन ओनली इसको क्लियरेंस देने की जरूरत है। अदरवाइज यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर बात आ सकती है। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में आके यहाँ पर हमें पता चले कि इसमें SDN3 यूज किया गया था एंड तब तक ये काफी ज्यादा हार्म पॉपुलेशन को पहुंचा सके, राइट। सो दिस आर्टिकल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड अदर आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रीड दिस आर्टिकल एंड you must read the other article also, right? So thank you for this video. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.